गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th लेक्चर हमारा 11वीं क्लास का चल रहा है और अब हम जो पिछला लेक्चर था हमारा छठा, उसमें हम बात कर रहे थे कि समुच्चयों की संक्रियाओं के बारे में। समुच्चयों की 3 संक्रियाएं हमने बताई थी और समुच्चयों की 3 संक्रियाएं कौन कौन सी थी? पहला था संघ वाला, यूनियन वाला, है ना। तो यूनियन के लिए मैंने आपको कौन सा टॉपिक बताया था कि यूनियन के लिए आप इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। फिर इंटरसेक्शन की बात आई, इंटरसेक्शन में ऐसे करते हैं। अंतर समुच्चय की बात आई, अंतर समुच्चय में एक बड़ा माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये स्थिति हमारी आ गई थी, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि ये जो यूनियन था, इंटरसेक्शन था, अंतर समुच्चय था, ये जो चीज़ें थी ना, इनको हम वेन आरेख में कैसे प्रदर्शित करेंगे। वेन आरेख के बारे में मैं पहले बता चुका, आपको छठे वाले में बताया था कि वेन आरेख क्या सिस्टम होता है कि वेन आरेख एक ऐसा चित्रात्मक तरीका है, समुच्चयों को लिखने का चित्रात्मक तरीका। समुच्चयों को लिखने का वैसे तो तरीका मैंने आपको 2 बताए थे कि एक समुच्चय निर्माण रूप होता है और एक रोस्टर रूप होता है, 2 बताए थे। अब ये तीसरा तरीका आ गया कि वेन नामक वैज्ञानिक ने इसको एक चित्रात्मक विधि द्वारा, यानी कि आयत और वृत्त के द्वारा रिप्रेजेंट करना दिखा दिया। उसी चीज़ को हम वेन आरेख कह देते हैं। आरेख मतलब चित्रित होता है ना। वेन और आरेख, आरेख यानी चित्र या ग्राफ। तो यहाँ ग्राफ तो है नहीं, लेकिन चित्र के माध्यम से हम इसमें बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे अब उसी टॉपिक को हम दोबारा ले रहे हैं, यूनियन वाले को। जैसे पहला था संघ यानी यूनियन। जब हम संघ की या यूनियन की बात करते हैं तो हमने कोई भी उदाहरण लिया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ले लिया। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण ले लिया। दूसरा उदाहरण है हमारे पास b बराबर 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लिया, है ना। बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई क्या सिस्टम है, ये बड़ा है ये छोटा है, कोई लेना देना नहीं है। आपको तो क्या काम करना है? संघ करना है। संघ करने का मतलब यूनियन करना है। यूनियन करने में दोनों को जोड़ देना है। और डिटेल हम पहले बात कर चुके कि जोड़ तो देंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? जो भी अक्षर रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा नहीं आने चाहिए, एक ही बार आने चाहिए, है ना। तो इसको हम लिखने का तरीका तो ये रखते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कर दिया, सही है। जब ए यूनियन बी कर दिया तो लिखने का तरीका क्या बनता है? इसको लिखने का तरीका बनता है कि इसको लिखने का तरीका बनता है इस प्रकार से, जो मैं बता चुका हूं पहले आपको कि 3 4 5 आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, तो इनको रिपीट नहीं करना। तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5, है ना। 3 4 5 2 बार आ गए तो एक ही बार लिखा, फिर 6 7 8 ये आ गया। देखिए सही बात है ये। तो इतना तो हम पहले पढ़ ही चुके। अब इसी चीज़ को अगर हम वेन आरेख में प्रदर्शित करेंगे तो हम कैसे करेंगे? उसका तरीका ये रहेगा कि वेन आरेख बनाने के लिए एक आयत बनाया। आयत में साइड में यू लिखते हैं, वो यूनिवर्सल होता है। अगर वो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको तो यू लिख देना है। यू का मतलब ये होता है कि इन सबसे बड़ा कोई समुच्चय है ना, जहाँ से ये संख्याएं निकाली गई हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर वाला हो, एन हो, या वो डब्ल्यू हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमने बस यू लिख दिया। अब इसके बाद में ए है और एक बी है। तो जब मैंने यहाँ पर वेन आरेख आपको बताया था तो मैंने आपने ध्यान दिया नहीं वैसे तो, क्योंकि अभी आप उतनी डिटेल नहीं पकड़ पा रहे उस चीज़ की, कि मैंने जो अवयव लिए थे ना इसके अंदर, वो अवयव इस प्रकार के थे। जब मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, आप देखिए दोबारा से कि जो टॉपिक लिए, जो अवयव लिए, वो अवयव इस प्रकार के थे कि वो आपस में मैच नहीं हुए, इसलिए दोनों वृत्त अलग अलग थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है अब कि इसके जो अवयव हैं और इसके जो अवयव हैं, दोनों अवयव अलग अलग थे। जब दोनों अवयव अलग अलग थे, इसलिए यहाँ पर इनका जो मिक्सिंग है वो नहीं हो पाई। और जब मिक्सिंग नहीं हो पाई तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एक वृत्त ऐसे बना दिया, एक वृत्त ऐसे बना दिया। अब जो मिक्स हैं, जैसे ये 3 4 5 आ रहे हैं, 3 4 5 आ रहे हैं ना, तो ये 3 4 5 तो इसके बीच में आएंगे, कॉमन वाले एरिया में। यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पर ये जो बीच का एरिया बन रहा है ना, इसमें 3 4 5 आएगा बीच में। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम ए और बी की बात कर रहे हैं, जब हम ए की बात करेंगे तब भी 3 4 5 आएगा, सही है।
और जब हम बी की बात करेंगे तब भी 3 4 5 आएगा। तो ये 3 4 5 दो बार नहीं लिख रहे, एक ही बार लिखना है, इनके बीच वाले एरिया में लिख देंगे। ठीक है, अब ए में क्या क्या बच गया, 3 4 5 के अलावा क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, उनको यहाँ लिख दिया। अब बी में 3 4 5 के अलावा क्या बच गया, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे हो गया कंप्लीट। अब इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये रहता है, मतलब यहाँ पे खैर अब मैं लाइन बनाऊंगा पर हो सकता है देखिए आपको नहीं दिखे, पर हमें इस तरह से लाइनें बनानी है, पतली पतली लाइनें बनानी है जो इसको छायांकित कर देगा इस तरह से पूरे को। थोड़ा सा बुक में ध्यान रखिएगा, बुक में है वो चीज़ और अगर उसमें देख लें तो बेटर है। यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पास की चीज़ें हैं ये। तो दोनों ग्रुप्स के अंदर, ये दोनों समुच्चयों के अंदर इस तरह से डैश की लाइन आएगी और इस डैश की लाइन को हम ये कह देते हैं कि भाई ये डैश की जो लाइन है, ये जो डैश डैश किया है हमने, है ना, ये रेखांकित किया है, ये रेखांकित किया हुआ कौन कौन से अवयवों को टच करता हुआ चल रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है ये। तो इस ए में चल रहा है पूरा, है ना, इस ए में पूरा चल रहा है, इस बी में पूरा चल रहा है, तो इसने कौन कौन से अवयव टच कर लिए वो लिख दो बस। ये ए यूनियन बी हो गया और आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो आंसर वही आएगा। अगर आपने यूनियन बनाया है तो भी वही आंसर है, वेन आरेख बनाया और कौन कौन से अक्षरों को टच करता चल रहा है तब भी वही आएगा, है ना। तो आंसर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी चीज़ को हम कहते हैं वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है संघ का, यानी यूनियन का हो गया, है ना। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन पर। तो जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, सेम वही सिचुएशन है और बस इसको रिप्रेजेंट करना है चित्र के माध्यम से। तो इंटरसेक्शन में क्या है, सेकंड पॉइंट है इसका, जिसको हम कहेंगे सर्वनिष्ठ। अब ये सर्वनिष्ठ जो कंडीशन आ रही है, इसमें भी जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि a बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया और b बराबर ले लिया 3 4 5 6 7 ये ले लिया। तो क्या चीज़ है ये, a इंटरसेक्शन और b ऐसे लिख देंगे ना। पहले वो पुराना वाला बता रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b आ गया। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। 3 4 5 आ रहा है, यहाँ भी 3 4 5 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको निकालिए। तो 3 4 5 कॉमन आ गया। ये तो हमारा समुच्चय विधि रूप हो गया या रोस्टर रूप हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जब इसको वेन आरेख में निकालते हैं इस तरह से, तो ए बनाया, है ना, बी बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल आपको यहाँ लिखना ही है, यू बनाना है। तो दोनों में कॉमन क्या आया, 3 4 5। तो जो कॉमन वाला क्षेत्र है वो यही वाला तो है, 3 4 5 कॉमन वाला क्षेत्र दोनों का, समुच्चय ए का और समुच्चय बी का कॉमन क्षेत्र कौन सा है, वो कॉमन क्षेत्र ये वाला है। जब कॉमन क्षेत्र ये है तो हमें क्या काम करना है, बस इसको लिखना है, बाकियों को नहीं लिखना है। तो ये जो एरिया है, जैसे इसमें बाई चांस हम लिख भी देते हैं पर इसको हम लेंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें रेखांकित एरिया ये वाला बनेगा, ये वाला बीच बीच का, है ना। और ये बीच बीच का एरिया अगर रेखांकित बनता है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर यही जो आया है आंसर कि भाई 3 4 5 ऐसा आ गया। ठीक है, ये स्थिति नॉर्मल स्थिति है, ये आपको बता दी गई है। अब उसके बाद मान लीजिए एक एग्जांपल और अब ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया था वहाँ पर कि अगर a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 4 5 6 है, ऐसे ले लिया, तो क्या कोई भी अवयव कॉमन आया, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो अगर हम वेन आरेख बनाते हैं इसका, है ना, इस वाले का वेन आरेख बनाते हैं तो वेन आरेख कैसे बनेगा भाई, जब कॉमन क्षेत्र नहीं है तो इस तरह से काटते हुए वृत्त नहीं बनेंगे, अलग अलग वृत्त बनेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो जैसे यहाँ पर आ गया 1 2 3 अलग, है ना, 1 2 3 का वृत्त, और यहाँ पर 5 6, ये 4 5 6 का वृत्त हो गया। तो दोनों वृत्तों ने एक दूसरे को काटा नहीं है। काटेंगे कब, जब कॉमन आएगा, तब दोनों एक दूसरे को काटेंगे, पर कॉमन ही नहीं आ रहा तो दोनों अलग अलग चलेंगे। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल हो गया, इसमें आपने लिख दिया 1 2 3, इसमें लिख दिया 4 5 6।
तो जब हम इनका आंसर निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, कह सकते हैं ना कि भाई कोई भी अवयव नहीं आया, हमको कोई ऐसा अवयव मिला ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। इसके अंदर भी यही लिखेंगे कि भाई इससे क्या आंसर निकला, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, ये निकला। सही है ये बात। लेकिन इस प्रकार के समुच्चय अगर आपके पास कभी भी आ जाएं जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं और कोई भी अवयव कॉमन नहीं मिला, मतलब रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ, तो ऐसे समुच्चयों को विसंगित समुच्चय कहते हैं। हिंदी नाम क्या होता है इसका, विसंगित समुच्चय। और विसंगित समुच्चय को इंग्लिश में कह देते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है ना, जॉइंट का उल्टा डिस लगा दिया, तो डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया, जो आपस में जॉइंट नहीं हो रहे, जो मिल नहीं रहे। तुम कहाँ मिल रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं क्या आपस में, नहीं मिल रहे, एक भी अवयव नहीं मिल रहा, तो हम इसको कह देते हैं डिसजॉइंट है ये। अगर ये डिसजॉइंट है तो इसका नाम हो जाता है विसंगित समुच्चय। और यही इस टॉपिक पर, इसका जो टॉपिक का जो नाम है वो यही रहता है। ठीक है, आपसे कभी भी पूछ सकता है कि भाई विसंगित समुच्चय को उदाहरण दीजिए, या कोई इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है। तो विसंगित समुच्चय का जो आंसर होता है उसका मतलब होता है कि इसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या शून्य होती है ना। शून्य अवयव नहीं होता है, संख्या शून्य होती है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये सर्वनिष्ठ का हो गया उदाहरण हमारे सामने। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि तीसरा पॉइंट है हमारे पास अंतर समुच्चय वाला। और अंतर समुच्चय मैंने आपको बताया था, अंतर समुच्चय में वो वाला टॉपिक, वो वाला समुच्चय ज़्यादा प्रभावशाली होता है जो पहले आ रहा है, केवल हमें उसी के अवयव लिखने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, और b बराबर लिख दिया है 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिया। और फिर हमसे ये कहा गया कि भाई a माइनस बी बताइए, a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a माइनस बी का मतलब हो गया कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, ऐसे अवयव चाहिए इसमें से जो केवल a में उपस्थित हों। बताई थी ना ये बात कि ऐसे अवयव चाहिए जो केवल a में उपस्थित हों, b में उपस्थित ना हो। तो अब देखिए ध्यान से, 1 2 और 3 ये ऐसे अवयव हैं जो 1 में उपस्थित हैं, a में उपस्थित हैं, b में नहीं है। b में तो 4 5 हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 1 2 3। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि b माइनस a करिए तो क्या कर देंगे, तो हमें ऐसे अवयव लेने हैं जो केवल b में उपस्थित हैं, जो केवल b में हैं। तो b में कौन कौन से हैं, 6 7 8, 4 5 भी हैं, लेकिन 4 5 a में भी तो हैं, तो a वाले नहीं लेने, केवल b में। तो केवल b वाले हो जाएंगे 6 7 8। ठीक है, ये तो हमारी वो परिभाषा हो गई पहले वाली। लेकिन अब इसी चीज़ को और इस चीज़ को अगर हम वेन आरेख में दर्शाते हैं तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। इसका वेन आरेख बनाने का तरीका ये रहता है कि जैसे हमने ये बनाया, एक यूनिवर्सल बन गया ये, है ना, a और b बनाया। अब कुछ कॉमन भी आ रहा है तो इसको काटता हुआ ही बनाएंगे इस तरह से। तो इसमें कॉमन है 4 और 5, 4 और 5 को यहाँ लिख दिया, 1 2 3 इसमें, 6 7 8 इसमें। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई a माइनस बी बताइए, तो a माइनस बी का मतलब हो गया ऐसे समुच्चय जो केवल a में उपस्थित हैं, इस तरह से। तो ये इस तरह से आएंगे, है ना, रेखांकित क्षेत्र। तो कॉमन वाला क्षेत्र भी हम छोड़ देंगे और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर 1 2 3, ये आ जाएगा, है ना, यही तो आया आंसर। तो इस तरह से बनेगा। अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसका वेन आरेख बताइए, तो जब इसका वेन आरेख हम बताएंगे तो ये तो u हो गया, यूनिवर्सल हो गया, इस तरह से बना देंगे। ये a आ गया, ये b आ गया, ये a है, ये b है, और इसमें आ रहे 6 7 8। तो 4 और 5 तो यहाँ पे हैं, 1 2 3 यहाँ हैं, 6 7 8 यहाँ पे हैं, और इनको रेखांकित कर देंगे इधर वाले को। ठीक है, उधर उधर के। तो केवल b में उपस्थित होने चाहिए। केवल b का मतलब क्या हुआ, जो a में ना हो। अब देखिए b में 4 और 5 भी आ रहे हैं, लेकिन जब इस व्रत की बात कर रहे हैं तो वो a में भी तो आ रहे हैं, तो हम इनको छोड़ देंगे। केवल b की बात करेंगे तो इसको लिख देंगे b माइनस a बराबर 6 7 8। तो इस प्रकार से हमारे पास ये स्थिति आती है। ठीक है,
इसी प्रकार से पूरक समुच्चय भी होता है। पूरक समुच्चय को भी ऐसे लिख देते हैं। पूरक समुच्चय वाला जो डायग्राम है वो भी इसी प्रकार का कि भाई u में से हटा देंगे आप, तो केवल ऐसे अवयव लिखने हैं जो u में उपस्थित हैं, a में उपस्थित ना हो, है ना। तो उसमें a वाला अंदर रह जाता है, बाकी सारे पे डैश आ जाता है बस। अब चाहे कहीं भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। आपको तो ये देखना है कि पहले कौन आया, है ना। ए आया, बी आया, यू आया, या कुछ भी, जो भी एग्जाम्पल वो बना के देता है, आपका कोई लेना देना नहीं उस बात से। आपको तो ये देख लेना है, हमें केवल वो अवयव लिखने हैं जो पहले में उपस्थित हैं, ठीक है, केवल पहले में उपस्थित हैं बस। कॉमन वालों को भी छोड़ देना है, जो पीछे समुच्चय आ रहा है उसको भी छोड़ देना है, सब छोड़ देना है, केवल पहले वाले को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी संक्रियाएँ कंप्लीट हो जाती हैं। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हालांकि खैर अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा हूँ आपको बिल्कुल भी, अभी केवल इनके थोड़े बहुत नियम हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इनकी परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो एक हाँ, पूरक वाला मैंने अभी बोला है, पूरक वाला और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पूरक समुच्चय लिखवा दिया ना। पूरक समुच्चय का वेन आरेख कैसे बनेगा, देखिए। पूरक समुच्चय हमने अभी बात कर ली थी। तो पूरक समुच्चय में जैसे ए डैश से शो करते हैं उसको, तो हमने पहले ये लिखा कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया बस। और यू जो होता है ना, यू यूनिवर्सल वाला है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ये बड़ा समुच्चय होता है। कितना भी बड़ा हो सकता है, कई बार देते भी हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, कई बार यही कह देते हैं कि जो u है ना ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर बोल दिया, मतलब 1 से चालू होगी अनंत तक चली गई, तो ये u है, यूनिवर्सल है, ये a है। अब आपसे कह दिया गया कि भाई आप a डैश निकालिए, मतलब पूरक समुच्चय निकालिए, a का पूरक समुच्चय। तो a का पूरक समुच्चय होता है u माइनस a, यूनियन वाला नहीं है ये यूनिवर्सल वाला, नॉर्मल u जैसे हम बनाते हैं वैसे ही, तो u माइनस a। अब देखिए u क्या है, यूनिवर्सल, माइनस आ गया, है ना, माइनस ए वाला अंतर समुच्चय वाला, थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसको, और ए ये रहा। तो प्राथमिकता किसको मिलेगी, प्राथमिकता किसको मिलेगी, प्राथमिकता का मतलब कौन है पहले, u पहले है। तो जब u पहले है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें ऐसे अवयव लिखेंगे जो केवल u में उपस्थित हैं, a में उपस्थित नहीं है, ऐसे अवयव लिखेंगे। तो ऐसे अवयव लिखिए जो केवल u में उपस्थित हैं। तो 1 2 3 4 5 तो a में उपस्थित हैं, इनको तो नहीं लिखेंगे। केवल u में कौन कौन है, 6 7 8 9 10, तो 6 7 8 9 10, ये a डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लिख देते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखेगा कि भाई u a डैश बराबर a माइनस यू, ऐसे नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि पूरक समुच्चय निकालते हैं, जैसे a डैश निकालते हैं, तो पूरक समुच्चय हमेशा u में से माइनस होता है। पूरक समुच्चय निकालने के लिए किसी भी समुच्चय को, अगर हम किसी भी समुच्चय का यदि हम पूरक समुच्चय निकालते हैं तो उसको हमेशा u में से माइनस करते हैं, ठीक है। ये स्थिति आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है ना, ये नहीं मिलेगा जो ये है, ये होगा। अब इसका हम वेन आरेख देखते हैं। तो इसका जो वेन आरेख है ये क्या होता है, इसका वेन आरेख देखिए। वेन आरेख है u तो ये है ही भाई, ये तो पूरा u है ना। अब a क्या है, a है ये वाला 1 2 3 4 5, कहीं भी लिख दो इसमें, वृत्त के अंदर कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया कि आपको a डैश निकालना है, और a डैश का मतलब है u माइनस a, यानी ऐसे अवयव लिखने हैं जो केवल u में उपस्थित हैं, a में नहीं होने चाहिए। तो 6 7 8 9 10 ये हैं, है ना। अब डैश लगाना है या छायांकित करना है, तो छायांकित किसको करेंगे हम, भाई a तो इसमें है ही नहीं, 6 7 8 9 10 हैं, 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं। जब नहीं है तो इसका जो छायांकित भाग बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, यूँ ऐसे, बस a को छोड़ देंगे और बाकी सारा छायांकित हो जाएगा यूँ,
ठीक है, तो ये व्रत छूट जाएगा, बाकी सारा का सारा ऐसा कैसा ही आ जाएगा और ये स्थिति हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। तो ये हमारा पूरक समुच्चय का बन जाता है। और नॉर्मल तरीके से बात करें तो भाई अभी इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमारा ये जो मैटर है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ नियम भी हैं, कुछ प्रमेय भी हैं इसके अंदर, तो उनको तो जब मैं फेस टू फेस आएंगे जब भी बता पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बताने से वो चीज़ें आपकी ज़्यादा समझ में भी नहीं आएंगी। तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने लिया पहली प्रश्नावली का। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी 8वीं वीडियो आएगी उसके अंदर हम फिर किसी और प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है।